अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल अक्से यार की एपिसोड 21 लेकर। तो चलते हैं वीडियो के जानिब। तैयबा, हमने क्या डिसाइड किया था कि हम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखेंगे। अब वो उसे साइड में लाकर दीवार से लगाते हुए आंखों में आंखें डाल समझाने वाले अंदाज में दांत पीसते हुए कह रहा था। उसका एक हाथ तैयबा की बराबर वाली दीवार पर जमा था और दूसरा वो कस के मुट्ठी में भेज चुका था। तो उस लड़की ने चेहरा उठाकर उसकी जानिब देख निहायत मासूमाना लहजे में पूछा, जैसे उसे समझ ही ना आई हो। तो बाहर वो सब क्या था? क्या क्या था? वो कंधे लाल में उचकाते हुए खासा नासमझी से पूछने लगी। ओके। वो लड़की तो मानने के लिए भी तैयार नहीं थी कि उसने कुछ किया है। ऐसे में वो क्या ही उसे कहता। इसलिए हार मानने वाले अंदाज में एक गहरा सांस लेते हुए ओके कहा। मैं सिर्फ आपको जेलस फील करा रहा था, वरना मेरे दिल में सबा के लिए कुछ भी नहीं है। उसने अब दीवार से हाथ हटाकर दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करते हुए नरमी से जताकर कहा, ताकि बात क्लियर हो। मैं और जेलस, वो भी आपके लिए? खुद को इम्पोर्टेंस देना बंद करें मिस्टर तासीर। पूरी दुनिया आपके गिर्द नहीं घूम रही, ओके? उसने भी तासीर की तरह दोनों हाथ भरम से फोल्ड कर नाक चढ़ाई, जैसे हवा में मक्खी नहीं बल्कि तासीर के गुरूर को ही उड़ा दिया हो। पूरी दुनिया को अपने गिर्द घुमाने का मुझे शौक है भी नहीं। जो एक है वही काफी है। और सिर्फ मैंने ही नहीं, सबने देखा है उसे जेलस होते हुए। तैयबा की बात सुनते ही उस नौजवान के चेहरे के रंग बदले। वो जो सुलझाने आया हुआ था मामले को, फौरन ही दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द हायल कर दीवार पर जमाता स्याह नशीली आंखों में झांकते हुए एक एक लफ्ज जताकर कहने लगा, मैं जेलस नहीं हुई। वो नौजवान उसे दीवार और अपने दरमियान लॉक किए हुए था। उसकी नजदीकी किसी कयामत से कम न थी। उसकी मीठी सी महक तैयबा की नाक को मुसलसल टच कर रही थी। बहुत मुश्किल था उसके सामने अपनी बात कहना। कैसे बोले? सांस हलक में अटकी हुई महसूस हो रही थी। वो हमेशा लोगों से मुस्कुराकर बात करता, लेकिन उसके बावजूद उसका ऑरा बहुत पावरफुल था। ये बात तैयबा ने उस लम्हे जानी। बड़ी मुश्किल से अपना भरम कायम रखते हुए उसकी भूरी आंखों में झांक कर कहा, रियली मिस तैयबा? बड़ा लहक कर प्यार से पूछा। साथ ही उसकी आंखें मुस्कुराईं, जैसे कह रही हो तुम खुद भी जानती हो ये झूठ है। मैं नहीं हुई जेलस, कहा ना। उस नौजवान की वो मुस्कुराती आंखें जैसे पिघला रही हों उसे। वो खुद को हर गुजरते लम्हे के साथ कमजोर होता पा रही थी। बहुत मुश्किल होता है वो मुकाबला जिसमें दुश्मन आपका यार हो। मिस तैयबा, आपको पता है, आपसे ज्यादा सच तो आपके गाल बोलते हैं। उसके कान के पास मुंह लाकर उस नौजवान ने आहिस्तगी से भराई आवाज में सरगोशी की थी। फिर आंखों में शरारत लिए एक कदम अज खुद उससे दूर हुआ, जैसे रहम खाया हो उस नाजुक सी जान पर। तैयबा ने उसकी बात सुनते ही फौरन अपने गालों पर हाथ रखा। वो जल रहे थे बुरी तरह। साथ ही कानों से जो धुएं निकल रहे थे वो अलग। चले, मैंने मान लिया मुझे ही खुशफहमी हुई, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था और बेहतर है आप भी प्रोफेशनल होके काम करें। कोई पर्सनल फीलिंग्स काम के दौरान ना लाएं, क्योंकि सेट पे 200 से 300 अफराद होते हैं। फिर चैमगोइयाँ होंगी। मेरे लिए हो तो ठीक, लेकिन आप मेरी इज्जत है। मैं आपके लिए लोगों के मुंह पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप भी ख्याल रखें, मैं भी ख्याल रखूंगा। उसने अपनी बात बड़े प्यार और नरमी से समझाई। एक तो आंखें कातिलाना, ऊपर से मीठा बोलता था जालिम। भला कोई कैसे अपना दिल संभाले? आप मेरी इज्जत हैं। उसकी पूरी गुफ्तगू में जब ये जुमला आया तो तैयबा का दिल जोर से धड़का। वो हैरत और बेयकीनी से मुकाबिल को तकने लगी। अपने भाई और वालिद के बाद उसने पहली बार किसी को ये जुमला कहते सुना था कि वो उसकी इज्जत है। आका, पीछे से आवाज आई थी। चले। उसका नाजुक और ठंडा हाथ अपने गरम बड़े हाथ में कस के पकड़कर वो आगे चल दिया था। नहीं जानती क्यों, लेकिन वो जब उसका हाथ थामता था ना, तो उसके दिल को बड़ा सुकून मिलता। एक इत्मीनान, एक खुशी, एक तहफ्फुज का एहसास। अभी वो उसी लम्हे को जीते हुए उन थामे हुए हाथ को देख रही थी, जब चलते हुए राहदारी में दीवार पर लगे बड़े से शीशे पर नजर पड़ी और उसे तासीर की बात याद आई। मिस तैयबा, आपको पता है, आपसे ज्यादा सच तो आपके गाल बोलते हैं। उसके गाल लाल हो रहे थे।
बिल्कुल टमाटर की तरह। उन्हें देखने के बाद वो खासा एम्बेरस फील करने लगी कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। कैसे उसकी अपनी ही बॉडी उस दुश्मने जान के सामने उसके साथ बेवफाई कर गई थी। अब वो तसव्वुर भी नहीं कर पा रही थी कि मुकाबिल कितना महजूज हो रहा होगा जब वो झूठ बोल रही थी और उसके गाल उसके बरखिलाफ जाकर लाल होते जा रहे थे। अब चलते हैं अगले सीन की जानिब। काश मैं भी लड़की होता। यूरी के कहते ही तासीर ने तिरछी निगाह से उसकी जानिब देखा। देख क्या रहे हो, पूछो ना क्यों। वो चाहता था तासीर पूछे, मगर मुकाबिल ने जब सिवाय घूरने के कोई लफ्ज मुंह से अदा ना किया तो वो मजबूर होकर खुद ही उससे मिन्नत करने लगा। जैसे मैं नहीं पूछूंगा तो तुम नहीं बताओगे। वो नरूठे से लहजे में सर झटक कर गोया हुआ। अल्लाह अल्लाह, कितना जानते हैं मुझे आका आप। मुकाबिल फौरन ही अपनी दोनों बाहें फैलाकर फिदा फिदा लहजे में कहता हुआ उससे आ चिपका था। अच्छा अच्छा, दूर होकर बात करो। वो उसे जकड़ा हुआ था, जिसके सबब तासीर झुंझलाकर उसे खुद से दूर करने लगा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था। तासीर के हटाने पर वो दूर होकर खड़े होते दिमाग पर जोर देने वाले अंदाज में बोला, जिस पर मुकाबिल ने निहायत कुफत से आंखें ऊपर चढ़ाईं और याद दिलाया, यही कि काश तुम लड़की होते। हाँ, कि काश मैं लड़की होता और आप मुझे भी सिर्फ अपने सामने पूरा दिन बैठने के 35,000 रुपए देते। हाय, मैं और मेरे निके निके अरमान। उसकी बात सुनते ही तासीर ने अपने मुंह पर हाथ रखा था और एक बेबस मुस्कुराहट अज खुद ही उसके होंठों पर दौड़ गई थी। पता था मुझे तुमने ऐसी ही कोई फजूल बात करनी है। चलो जाओ, काम करो अपना। वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में गोया हुआ। हाँ जा रहा हूँ, लेकिन बता दूं डबल शिफ्ट लग गई है। उसने दानिस्ता तौर पर डबल शिफ्ट का लफ्ज जोर से अदा किया था, जिसे सुनते ही बाकी सबके भी कान खड़े हो गए थे। डबल शिफ्ट? पीछे से एक आवाज गूंजी थी। डबल शिफ्ट लग गई है भाई। फिर एक और आवाज गूंजी। इस तरह मुसलसल हर कोई आवाज लगा रहा था, जिसमें तैयबा ने भी अपना हिस्सा डाला और मुंह पर हाथ रखकर बड़ी जोर से कहा, डबल शिफ्ट डबल शिफ्ट। सभी डायरेक्टर के सामने मुसलसल जता रहे थे कि डबल शिफ्ट लग गई है। जब टीम जैसे लाइटमैन, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, सेट सेट स्टाफ वगैरह को एक दिन में डबल शिफ्ट यानी नॉर्मल वक्त से ज्यादा घंटे काम करना पड़ जाए, तो असूली तौर पर उन्हें ओवर टाइम या डबल पेमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर बजट या वक्त की कमी का बहाना बनाकर इजाफी पैसे नहीं देते। इसलिए वर्कर्स मजाक या एहतजाज के अंदाज में जोर जोर से कहते हैं, डबल शिफ्ट लग गई है भाई। जैसे सबको याद दिला रहे हों कि देखो हम तुम्हारी इजाफी मेहनत कर रहे हैं। ये एक तरह से तंजिया मजाक या वर्क कल्चर की आदत बन गई है। ना पूरा एहतजाज, ना पूरा मजाक। बाकी सबकी आवाजों की तो खैर थी, लेकिन जब तैयबा ने एहतजाज में अपना हिस्सा डाला और ऐसे आवाज निकाली जैसे बस का कंडक्टर निकालता है, तो तासीर के लिए मुश्किल हो गया अपनी मुस्कुराहट होंठों में दबाना। उस मासूम मगर शरारती लड़की को क्या लगता है कि वो आवाज बदल कर बोलेगी तो वो पहचान नहीं पाएगा। वो हजारों में भी पहचान सकता था उसकी आवाज को। अब अगला सीन। वो नहाकर ही निकली थी जब दरवाजा बजने की आवाज पर वो टॉवल से बाल सुखाती हुई तेजी से दरवाजे की जानिब आई। बगैर पूछे भी उसे मालूम था कि दरवाजे पे कौन है। आज फिर से? अब क्या नया बहाना है आपके पास? दरवाजा खोलते ही तासीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा नमूदार हुआ था। और कौन नहीं चाहेगा सुबह ही सुबह इतना खूबसूरत चेहरा देखना। दिन शुरू होते ही सबसे पहले उस हसीन भूरी आंखों वाले लड़के का चेहरा देखना किसी ख्वाब से कम तो न था। माना अच्छा लगता था उसका यूं आ जाना रोज, मगर चेहरे पे जाहिर न होने देती। अभी भी निहायत बेजारियत के साथ इस्तफसार किया था। जब पता है सामने वाले बंदे को झूठ बोलना पड़ता है आपकी वजह से, तो क्यों गुनहगार करती हो सवाल करके? क्या तुमने अब तक जाना नहीं है कि मैं तो आऊंगा ही। साफ कहा। ना तुम सवाल करो, ना मुझे झूठा जवाब देना पड़े। बहाने जो लेने आने के लिए रोज बोलने पड़ते थे, वो फॉर्मेलिटी भी खत्म कर दी थी आज। क्योंकि रोज रोज एक नया बहाना बनाना आसान तो ना था, खास तौर पर तब जब दोनों ही जानते हों कि वो सिर्फ बहाने हैं। असल मकसूद तो नजदीकी बढ़ाना है, उसकी जिंदगी में शामिल होकर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना है। मुझे आज अपनी दोस्त के घर जाना था। वो इतनी साफगोई से बात खत्म करेगा ये कब सोचा था तैयबा ने। यही वजह थी कि वो कुछ देर के लिए लाजवाब हुई और फिर आहिस्तगी से कहा, इतनी सुबह खैरियत? अब क्या जवाब देती उसे कि दो तीन सूट ही तो थे उसके पास।
अब बार बार उन्हें ही पहनना अच्छा नहीं लग रहा था। डर जो लगने लगा था कि कोई उसके कपड़ों पर ये कमेंट ना कर दे कि क्या तुम एक ही सूट पहनकर आ जाती हो। इसलिए निम्रा के घर जा रही थी ताकि कुछ सूट ले ले उसके, और उसे कुछ पैसे भी दे आए ताकि वो उसके लिए नए सूट लेकर आ जाए। वो पहली बार किसी के सामने अपने कपड़ों को लेकर कॉन्शियस महसूस कर रही थी, क्योंकि वहां ज्यादातर मॉडल्स होती थी जो निहायत खूबसूरत और उम्दा लिबास में मलबूस होती। उनके सामने वो खुद को बहुत कमतर महसूस करती, और ये कपड़ों के और कमतर लगने का ख्याल कभी उसके जहन में ना आता अगर कल सबा वाली बात ना हुई होती। हाँ, खैरियत है, आप जाएं, मैं खुद आ जाऊंगी। मैं आपको ले चलता हूँ, आपको जो भी काम हो निपटा लीजिएगा, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। वो तेजी से मुकाबिल को मुतमईन करने लगा कि वो इंतजार कर लेगा। नहीं, आप क्यों मेरे लिए परेशान होंगे, आप जाएं, मैं आ जाऊंगी। क्या अच्छा लगेगा उसके सामने किसी और के घर में जाना और फिर दूसरे कपड़े पहनकर निकलना। यकीनन वो समझ जाएगा वो मांगे के कपड़े पहन रही है। मैं आपका इंतजार करने से परेशान नहीं होऊंगा, मगर आपको यूं छोड़कर गया तो परेशान जरूर रहूंगा। दिमाग और दिल फिर आप में ही अटके रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको जो भी काम है आप कीजिएगा, मैं इंतजार कर लूंगा बाहर खड़े होकर। कोई मसला नहीं लेडी बॉस। वो उसे छोड़कर जाने के लिए किसी सूरत राजी ना था। मैंने कहा ना आप जाएं, मैं आ जाऊंगी। मैंने भी कहा ना मैं इंतजार कर लूंगा, आप आ जाएं। मिस्टर तासीर अली प्लीज। बस हाथ जोड़ना बाकी रह गया था, इस कदर झुंझलाहट जाहिर कर रही थी वो। मिस तैयबा मुबशिर शाह प्लीज, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप मुझे अपने साथ अपने दोस्त के घर के अंदर लेकर जाइएगा। मैं बाहर खड़ा रहूंगा आराम से। आपको जो काम करना हो आराम से करिए और उसके बाद आ जाइएगा। तैयबा के समझ नहीं आ रहा था आखिर मुकाबिल का मसला क्या है, क्यों खामखा इतनी फिक्र दिखा रहा है। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ, थक गई हूँ ये बात समझा समझा कर, उसने खासा चिढ़कर कहा। जी नहीं, आप मेरी ही जिम्मेदारी हैं, और ये बात रियलाइज करने में मैंने काफी देर लगा दी। उस हसीन नौजवान के लहजे में नरमी थी, मगर वजन भी। तैयबा चिड़चिड़ाहट सिर्फ इसलिए जाहिर कर रही थी ताकि वो चला जाए, मगर उसकी बात ने जैसे सारी दीवारें गिरा दी। वो जिस बेरुखी की तवक्को कर रही थी उसके बरक्स वो नौजवान तो अपनी गलती मानकर उसके लिए एहसास जिम्मेदारी का ऐलान कर रहा था। देर से सही मगर खुलूस के साथ। वो आंखों में बला की हैरत लिए उसे कुछ लम्हे यूं ही तकती रही। उस लम्हे का शिद्दत से इंतजार किया था उसने पूरी जिंदगी, कि जब वो उसे अपना माने। आज वो लम्हा आया भी तो कैसे, कि वो उसके निकाह में ही नहीं, वो अब हमसफर ही नहीं। शिकवा और गिला किससे कीजिए, वो तो बेवफा भी नहीं। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ, मैं साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा तैयबा। उस लड़की की आंखों में हैरत थी, बेयकीनी थी, मगर इनकार कहीं नहीं था। अगर बिलफर्ज इनकार होता भी तो भी वो ना जाता उसे छोड़कर, क्योंकि जाने के लिए नहीं आया वो इस बार। उसके जाते ही तैयबा ने एक गहरा सांस लिया। हैरत, बेयकीनी, खुशी, दुख, अनगिनत एहसासात उस लम्हे वो खुद में महसूस कर रही थी, मगर जो इस एहसास सबसे ज्यादा उस पर गालिब रहा वो था तहफ्फुज का। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आ गई थी। एड्रेस बताएं। नीचे आते ही उसने रोज की तरह तासीर को गाड़ी से टेक लगाकर अपना मुंतजिर खड़ा पाया। वो 15 मिनट लेट आए या आधा घंटा, तैयबा ने नहीं देखा वो पलटकर कभी शिकायत में एक लफ्ज भी बोलता हो। वो ज्यादातर डार्क कलर्स ही पहना करता था। उस वक्त भी मैरून कलर की टी शर्ट में मलबूस था। वो खासा जच रही थी उसकी गोरी रंगत पर। उसे देखते ही तासीर फौरन सीधा खड़ा हुआ और गाड़ी का डोर खोलने के लिए आगे बढ़ा। जब वो गाड़ी में बैठने लगी तो उस नौजवान ने आदत के मुताबिक शील्ड की तरह उसके सर के ऊपर अपना हाथ हायल किया था। जब वो आराम से बैठ गई तो गाड़ी का डोर बंद करने के बाद दूसरी जानिब से गाड़ी में आकर बैठा। अब वो इंजन स्टार्ट करते हुए तैयबा की दोस्त के घर का एड्रेस पूछने लगा। नहीं, छोड़ दे, मैं फोन पर बात कर लूंगी उससे। उसकी जानिब देखते वो नरमी से बोली। मैं ले चलता हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं, वो सो रही होगी अभी, मैं फोन पर बात कर लूंगी उससे। ओके, जैसा आपको बेहतर लगे। उसने मजीद बहस ना की और गहरी मुस्कान चेहरे पर सजाए गाड़ी चलाने लगा। अब अगला सीन। आपने बुलाया आका? हाँ, मेरी गाड़ी निकलवा दो जानी जरा। वो काम करते हुए जल्दबाजी में गोया हुआ था। आका, कहीं जा रहे हैं आप? यूडी ने तजस्सुस के मारे इस्तफसार किया। हाँ, मेरा भाई आ रहा है तौकीर, उसे लेकर जरा एक जरूरी मीटिंग में जाना है। अच्छा, मैं निकलवा देता हूँ गाड़ी। वो तासीर से चाबी लेकर तेजी से वहां से चल दिया था। वहीं दूसरी जानिब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड होते ही वो सबसे पहले अपने घर आया था।
अभी वो घर तैयबा का फ्लैट का दरवाजा बजाने ही लगा था जब उसे कॉल मौसूल हुई। सर, कोई मिस्टर तासीर अली हैं, वो काफी दिन से आपकी अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे थे। मैंने उन्हें आज की अपॉइंटमेंट दे दी थी। मुझे लगा था आप आज ऑफिस आ जाएंगे। अब वो आकर बैठ गए हैं वेटिंग रूम में। क्या मैं उन्हें कल आने का कह दूं या आप मिल लेंगे आज ही? दूसरी जानिब से कॉल रिसीव करते ही निहायत लचकदार निस्वानी आवाज उसके कानों की समाज से टकराई, जैसे वो डर रही हो पूछते हुए भी। क्या कहा तुमने? तासीर अली? उसने जैसे दोबारा तस्दीक चाही। जी सर, तासीर अली। ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी, तब तक उनका ख्याल रखो। बहुत खास मेहमान हैं वो मेरे। वैसे वो कभी भी एहसान मानने वाले लोगों में से ना था, लेकिन तासीर का उसकी लोमीना की हिफाजत करना उसे दिल से मकरूज बना गया था। इससे अच्छी क्या बात है कि वो मिलकर उसका शुक्रिया अदा कर ले। उसने सोच लिया था अगर वो उससे कोई मदद चाहे तो वो कर देगा। तासीर से मिलने के लिए वो तेजी से अब ऑफिस जाने के लिए निकला। आपको कुछ चाहिए सर? कॉफी, जूस वगैरह? शारिक सर ने कहा है कि वो कुछ ही देर में आ रहे हैं, जब तक हम आपका खास ख्याल रखें। जब रिसेप्शनिस्ट ने तासीर के पास वेटिंग एरिया में आकर निहायत मुहज्जिबाना अंदाज में पूछा, तो वो तौकीर का और तौकीर उसका चेहरा देखने लगा। उन दोनों की आंखों में उलझन थी। वो तो शारी खलील से पहली बार मिलने आया था। उससे पहले वो कभी फेस टू फेस नहीं मिले, लेकिन उसकी जानिब से धमकियां मिलती रही थी, जिसके दबाव में आकर उसकी वालदा ने उससे जबरदस्ती तलाक दिलवाई थी तैयबा को। नहीं शुक्रिया। शारी खलील वो शख्स था तासीर के नजदीक जिसने तैयबा को उसके नाकर्दा गुनाहों की सजा दिलवाई थी। उसके बाप भाई को मारा था, उसकी माँ को भी डराया धमकाया, यहाँ तक के तलाक करवा दी। उसका बस चलता तो सबसे पहले उसे ही उल्टा लटका देता, मगर वो मजबूर था। तैयबा के असल मुजरिमों तक पहुंचने के लिए उसे जरूरत थी किसी ताकतवर हाथ की, जिसके साथ मिलकर वो तैयबा के असल मुजरिमों को बेनकाब कर सके, उन्हें सजा दिलवा सके, हर उस अजियत का बदला ले सके जो तैयबा ने बर्दाश्त की। शारी खलील जैसा ताकतवर शख्स अगर दुश्मनों की फहरिस्त से निकलकर उनकी साइड आ जाता है, तो यकीनन ये किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि तैयबा को उस वक्त सबसे ज्यादा खतरा वजाहिर शारी खलील से ही था। वो इसीलिए यहाँ आया था ताकि उसे समझा सके, उसे सच बता सके जो शायद वो अपने गुस्से में 5 साल पहले देख नहीं सका। वो यहाँ अपने मकसद के तहत आया था, वरना वो तो शारी खलील का चेहरा भी देखना ना चाहे। उसके यहाँ का पानी पीना तो बहुत दूर की बात ठहरा। उसने साफ इनकार किया। ओके सर। वो रिसेप्शनिस्ट मुस्कुरा कर बोली। साथ ही अब उसने अपनी तवज्जो तौकीर की जानिब की, जिसके बालों में पोनी बनी हुई थी, चेहरे पर दाढ़ी थी, उसकी आंखें भी भूरी थी तासीर की तरह। कोई भी शख्स पहली निगाह देखकर ही पहचान सकता था कि वो दोनों भाई हैं। और आपके लिए एक गिलास पानी। ओके सर। उस रिसेप्शनिस्ट के वहां से जाते ही तौकीर ने गहरा सांस लिया। हम कोई गलती तो नहीं कर रहे ना यहाँ आकर? आपको पक्का यकीन है हमें इससे बात करनी चाहिए? शारी खलील जैसे शख्स का उन्हें अपना खास मेहमान कहना कहीं ना कहीं तौकीर को खतरे का अलार्म लगा। वो फौरन ही तासीर को उसके फैसले पर नजरसानी करने की दावत देने लगा। तुमने देखा ना, पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही इस हवाले से। हमें किसी बड़े शख्स की मदद चाहिए, और अगर ये शख्स हमारा साथ दे देता है तो मुझे यकीन है हम बहुत जल्द तैयबा के असल मुजरिमों तक पहुंच जाएंगे। इससे आमना को भी इंसाफ मिलेगा और तैयबा की जान भी बख्श जाएगी। वरना आमना का बाप और उसका मंगेतर जीने नहीं देंगे उसे। और मैं ये जानते हुए कि उसकी जान खतरे में है, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। और जब तासीर जज्बाती होकर ये जुमले अदा कर रहा था, तो तौकीर उसके अल्फाज और लहजे से कहीं ज्यादा उसकी आंखों पर फोकस कर रहा था, क्योंकि उनमें जुनून था, तैयबा को बचाने की चाह थी। क्या हुआ, अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? वो पार्किंग एरिया में कार के अंदर बैठी हुई थी। तासीर ने उसे बारहा समझाया था कि वो उनके साथ चले। जो तुमने अपनी आंखों से देखा है, जो तुम पर बीता है, वो तुम्हारे सिवा कोई नहीं बता सकता। तुम्हारी आवाज ही असल गवाही है। मगर वो टस से मस ना हुई। शारी खलील का खौफ उसके वजूद में इस तरह सरायत कर चुका था, जैसे सांस जिसके बगैर जिया नहीं जा सकता, मगर जो हर लम्हा घुटता चला जाता है। वो उसके सामने जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। ऑफिस की पार्किंग तक आना भी तासीर की जिद और जबरदस्ती का नतीजा था, वरना वो तो इस इमारत के करीब से भी ना गुजरती। उसके पाँव पूरा पूरा कपकपा रहे थे, दिल में खौफ, आंखों में पुरानी चीखों की बाजगश्त और लबों पर खामोशी की मोहर।
تاثیر اسے کہہ کر گیا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی جہاں اس کی ضرورت پڑی تو وہ اسے لینے آ جائے گا نیچے۔ یہی ڈر اس کی جان نکال رہا تھا کہ وہ شارق خلیل کے سامنے جا سکتی ہے، اسی لیے وہ مسلسل اپنی انگلیاں ایک دوسرے سے چٹکا رہی تھی۔ کبھی وہ اپنی کمر بالکل سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں موند لیتی تو کبھی سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی۔ وہ بہت بے چینی کے عالم میں تھی کہ بس جلدی سے تاثیر آ جائے اور وہ جلدی سے یہاں سے نکلے، جیسے یہ پارکنگ ایریا نہیں کوئی موت کا کنواں ہو جو کسی وقت بھی اس کی جان لے سکتا ہے۔ کول ڈاؤن طیبہ، کول ڈاؤن، ہو سکتا ہے تمہیں اندر جانا ہی نہ پڑے، بس پرسکون رہو۔ وہ خود سے بار بار یہی کہہ رہی تھی، جیسے الفاظ ہی اس کے ڈھلتے حوصلے کو سہارا دے سکتے ہوں۔ لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے اندر کا خوف گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور سر سیٹ کے ساتھ ٹکا دیا۔ دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے برابر میں ایک بلیک آڈی A7 آ کر رکی۔ گاڑی کے رکنے کی آواز نے جیسے وقت کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ دروازہ کھلا اور گاڑی سے ایک خوبرو نوجوان نکلا، جیسے کسی اشتہار کے فریم سے حقیقت میں قدم رکھ دیا ہو۔ سفید پینٹ کوٹ میں ملبوس، اونچا قد، مضبوط شانے اور بے حد متوازن چال۔ اس کے بال نفاست سے جمائے گئے تھے، جیسے ہوا بھی ان کی ترتیب بگاڑنے کی جرت نہ کر سکتی ہو۔ سورج کی کرنیں جب اس کے چہرے پر پڑیں تو اس کی نیلی آنکھوں نے جیسے روشنی کو قید کر لیا ہو۔ وہ آنکھیں جو بیک وقت پرسکون بھی تھیں اور خطرناک حد تک پرکشش بھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابری تھی، وہ مسکراہٹ جو کسی کی بھی دھڑکنوں میں ہلچل مچا سکتی تھی۔ اس نے یوں ہی نظر پارکنگ ایریا میں دوڑائی۔ برابر میں موجود گاڑی میں اسے ایک لڑکی کے بیٹھے ہونے کا احساس ہوا، مگر اس نے خاص توجہ نہ دی اور تیزی سے گاڑی کا ڈور بند کرتے ہوئے چل دیا۔ وہ بالکل برابر سے گزر رہا تھا طیبہ کے۔ اگر وہ دیکھ لیتی تو یقیناً سارے راز از خود ہی فنا ہو جاتے، مگر شاید قسمت کو یہی منظور تھا کہ ابھی پردے باقی رہیں۔ اس کا جانی دشمن جس کے خوف سے وہ لرز رہی ہے، وہ برابر سے گزر کر چلا گیا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ اب اگلا سین کمن۔ تاثیر نے بہت آہستگی سے دروازہ نوک کیا تھا، جس پر اندر سے ایک روبدار آواز آئی۔ تاثیر اور توقیر پوروکار انداز میں اندر داخل ہوئے تھے، جیسے کسی مہمان کا کھڑے ہو کر ویلکم کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح شارق نے ان کا ویلکم کیا تھا۔ یقیناً اگر ہاشم دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو تاثیر چند لمحوں کے لیے اس کا خوبصورت ہاتھ دیکھنے لگا، پھر آہستگی کے ساتھ مصافحہ کیا۔ جی بتائیں، کیوں ملنا چاہ رہے تھے آپ مجھ سے؟ وہ نرمی سے استفسار کرنے لگا، اور اس کے لہجے کی وہ نرمی بہت انوکھی تھی۔ وہ کب کسی سے اتنی نرمی سے بات کیا کرتا تھا؟ ساتھ ہی اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ دونوں بھائی اس کے سامنے والی چیئرز پر بیٹھے۔ آپ کو یاد ہوگا 5 سال پہلے آپ کی منگیتر کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں ایک لڑکی ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے کیس میں سامنے آئی تھی۔ وہ میری وائف ہے۔ اور بس تاثیر کا میری وائف کہنا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کے چہرے کے رنگ بدلے۔ وہ فوراً ہی سیدھا ہوا تھا۔ وائف؟ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ طلاق دے چکے ہیں۔ انداز یاد دہانی کرانے سے کہیں زیادہ جتانے والا تھا، اور طلاق کے لفظ پہ تو اس نے خاصا جماؤ دیا تھا۔ مانا وہ نرم لہجے میں ہی بول رہا تھا، لیکن اب جو اس کے لہجے میں تپش ابھر رہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ توقیر اور تاثیر اسے محسوس نہ کر سکے ہوں۔ اس طلاق کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا گیا تھا۔ وہ یہاں ان باتوں کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن جب شارق نے یہ بات چھیڑ ہی دی تھی تو وہ کیسے پیچھے ہٹ جاتا؟ اس نے بھی پھر نہایت چپتے ہوئے لہجے میں جتا کر کہا۔ یقیناً اس جملے میں طنز کی رمق تھی جسے شارق محسوس کر سکتا تھا، اور اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ تاثیر پہ دباؤ ڈالنے والا کون تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی جان کو اس کی جان پر فوقیت دی اور اپنی بیوی چھوڑ دی۔ میں آپ کی جگہ ہوتا تو مر جاتا یا مار دیتا، مگر بزدلوں کی طرح ایک عورت کو اکیلا چھوڑ کر نہ بھاگتا۔ آپ ایک مرد کو اس کے منہ پر بیٹھ کر بزدل کہو اور حالات پیدا کرنے والے بھی آپ ہو، جس کے سبب وہ دباؤ کا شکار ہوا تھا، تو یقیناً اس کی تو تپے گی۔ سر سے پاؤں تک آگ لگی تھی تاثیر کے، لیکن وہ مٹھیاں بھینچ گیا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے بزدلوں والی حرکت کی ہے، مگر پتا ہے کیا؟ میں تب اسے جانتا نہیں تھا۔ میں 5 بھائیوں میں پلا بڑا ہوں، اور جب آپ بھائیوں میں رہتے ہو نا، اور گھر میں کوئی بہن نہیں ہوتی، تو گھر کے اندر میک اپ اور احساس دونوں ہی نہیں آ پاتے۔ مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ ایک لڑکی کتنی نازک ہوتی ہے، بالکل کسی پھول کی طرح، جس کی حفاظت کی جاتی ہے، جس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میرے لیے وہ محض ایک لڑکی تھی،
जब तक मैं उससे नहीं मिला था। मैं अपने पैशन में पागल बंदा, पता ही नहीं था कि निकाह में लिए बैठा हूँ एक नाजुक और खूबसूरत फूल को। क्या आप यकीन करेंगे, मुझे मेरे ही निकाह का तब बताया गया जब मैं किसी और लड़की से निकाह की ख्वाहिश जाहिर कर रहा था। मैंने कभी उसे देखा नहीं, कभी उसे जाना नहीं, कभी उससे मिला नहीं, और यकदम वो मेरी बीवी बन गई और मुझ पर सारे इख्तियारात उसके हो गए। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी इस हकीकत से आशनाई के बाद। मैं चिड़चिड़ा गया, उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि एक बार देखूं तो सही दिखती कैसी है। तो पता चला वो तो जेल में है। मैं हैरान रह गया। मुझे अपनी मनकूहा से मिलने के लिए उसके वालिदैन या सरपरस्तों की इजाजत की नहीं, बल्कि जेलरों और वकीलों की जरूरत पड़ रही थी, और वो भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था। ऊपर से कुछ ताकतवर लोगों का दबाव आना शुरू हो गया, जैसे उनके कानों तक खबर पहुंच गई हो। छोटा भाई घर से निकला तो एक्सीडेंट हो गया। हम उसी के चक्कर में दिन रात अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। उस पर एक के बाद एक धमकियों भरे फोन, और मुतालबा सिर्फ एक कि तासीर से कहो तलाक दे दे। कोई भी घर से निकले तो खबर नहीं कि वो प्यारा घर में वापस लौटेगा या नहीं। ऐसे हालात में एक माँ कैसे अपने बेटे को एक ऐसी लड़की के निकाह में बंधे रहने दे सकती है जो पहले ही ड्रंक एंड ड्राइव के केस में जेल में बैठी हुई है 5 साल से। उस वक्त मैं डर गया। मुझे लगा मेरे घर वालों को बचाना ज्यादा जरूरी है। मैं एक अनजान लड़की के लिए अपने घर के सारे अफराद की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। तो अब डाल सकते हो? मुकाबिल की जानिब से फकत एक सवाल, और हु का आलम छा गया। तौकीर परेशान हो गया। उन दोनों की बातें तो किसी और ही सिमत जा रही थीं। शायद यहाँ आना दुरुस्त फैसला नहीं था। तासीर की बातें बज़ाहिर तो बिल्कुल नॉर्मल थीं। वो अपनी आपबीती बता रहा था, मगर उन्हें सुनने के बाद शारिक मजीद ट्रिगर होता महसूस हुआ। उसकी आंखों में चैलेंज उभर आया था, जो उसके लहजे में भी नुमायां था। अगर तासीर हाँ कहता है तो मतलब था कि वो शारिक का चैलेंज कबूल कर रहा है, और अगर तासीर ना कहता है तो ये ऐसा ही था जैसे वो अपने बुजदिल होने को दोबारा कबूल कर रहा है। दोनों ही सूरतों में तौकीर को बात बनती नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगता है हमने अपने यहाँ आने का असल मकसूद आपको अभी तक नहीं बताया है। हम अभी तौकीर बात संभालने के लिए बोल ही रहा था, जब सामने बैठे उस हसीन नौजवान ने अपने होंठों पर उंगली रखकर कहा, "श्श, जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते।" उसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था कि तौकीर ने अपनी कमर पर पसीने की बूंदें ढलती महसूस की। सॉरी। वो माजरत करके खामोश हो गया। अब बात तासीर को ही संभालनी थी। नहीं, एक मर्द जब चैलेंजिंग फेज में होता है तो वो हमेशा सामने से कबूल करता है न डर होकर, और कहता है जो होगा देखा जाएगा। वो भी कर सकता था। एक हाँ ही तो करनी थी उसकी। अना और सेल्फ रिस्पेक्ट तो यही कह रही थी कि कर दे। उस वक्त वो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के सामने खड़ा था, जो पहले ही उसे एक बार बुजदिल जैसा तजलील आमेज लफ्ज कह चुका था। अपनी अना प्यारी होती तो एक लम्हा लगाता और कहता हाँ, लड़ लेगा। और वो वाकई लड़ने ही खड़ा हुआ था। लेकिन उस लम्हे उस पर मोहब्बत गालिब थी। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से पहले उसे तैयबा की हिफाजत प्यारी थी। इसलिए चैलेंज कबूल ना किया, क्योंकि उसे इल्म था कि शारी खलील जब पहला वार करेगा तो उसके सबसे वीक पॉइंट पर करेगा, और वो तैयबा थी। वो नहीं कह सकता था हाँ। तासीर के नजदीक सामने बैठा शख्स सिर्फ एक बिगड़ा अमीरजादा था, जिसे क्या पता प्यारों की अहमियत का। वो अपनी ताकत के नशे में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसके लिए ये सिर्फ एक खेल है। उसके प्यारे फिर से शारी खलील के मोहरे बन जाएंगे, बस गेम का आगाज करने की देर है। और वो अपने प्यारों को इस खुले सांड के सामने नहीं रख सकता था। उसके ना कहते ही शारिक के चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। वो तंजिया मुस्कुराहट थी, साथ ही आंखों में एक फातिहाना चमक उभरी। तो फिर दोबारा उसे अपनी बीवी मत कहना, क्योंकि औरत एक मजबूत साथ चाहती है। जो एक बार दबाव में आकर तलाक दे सकता है, वो दोबारा भी दे सकता है। पीछे सीट से टेक लगाते हुए वो पुरसकून अंदाज से मगर जताकर दांत पीसते हुए बोला। उसका जुमला किसी खंजर की तरह जाकर तासीर के दिल में पेवस्त हुआ था। गुस्से की शिद्दत इस कदर बढ़ी कि उसने अपने नाखूनों को खाल में गाड़ दिया और लब एक दूसरे में भेंच लिए। तासीर को जरा समझ नहीं आई थी उस सामने बैठे शख्स की। वो तैयबा को अपनी बीवी बोले, अपनी मंगेतर बोले, अपनी एक्स वाइफ बोले, ये उसकी मर्जी। वो कौन होता है सही सूबे करने वाला? तैयबा को बीवी कहने पर उसे किस बात की आग लगी है? अब ऐसा तो है नहीं कि वो तैयबा की मोहब्बत में गिरफ्तार है और पागल हुए जा रहा है।
اس کے منہ سے طیبہ کے لیے بیوی کا لفظ سن کر۔ فی الحال مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میری ایکس وائف کو پھنسایا گیا تھا۔ تاثیر نے اسے اصل موضوع کی جانب لانے کی کوشش کی۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب مقابل اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، طیبہ، نہایت جتا کر کہا۔ جی؟ تاثیر الجھا۔ میں نے کہا اس کا نام لیجئے، ایکس وائف کہہ کر خود سے مناسبت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ٹوکتے ہی ایک لمحے کے لیے تاثیر اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ تاثیر نے گہرا سانس لیا، جیسے اس شخص سے بات کرنا بھی اب ناممکن ہو رہا تھا اس کے لیے۔ اس لڑکے کے جنون کا یہ عالم تھا کہ وہ سامنے والے کو بیوی تو کیا، ایکس وائف کہہ کر خود سے مناسبت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تم صرف نام لو جیسے غیر لیتے ہیں۔ طیبہ کو ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے الزام میں پھنسایا گیا تھا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کوچنگ سے واپس آ رہی تھی، کار پیٹرول پمپ پر رکی، وہ مارٹ میں گئی، کچھ سامان خریدا، پھر کار میں بیٹھی، اور کار میں بیٹھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ خود اس نے مجھے بتایا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حادثے کی جگہ پر تھی۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے تعلقات استعمال کر کے مارٹ کے کیمروں کا ٹائم سٹیمپ نکلوا سکتے ہیں آج بھی۔ مجھے یقین ہے کہ اسی سے ہماری گواہیوں کو تقویت ملے گی۔ طیبہ کے کوچنگ سینٹر کے باقی طلبہ اور اس کے استاد اس بات کے چشمدید گواہ ہو سکتے ہیں، اگرچہ معلوم نہیں کس دباؤ میں انہوں نے جھوٹی گواہی دی کورٹ میں پہلے۔ مجھے یقین ہے کہ اسے پھنسایا گیا ہے۔ مارٹ کے سی سی ٹی وی، پمپ کی ٹائم سٹیمپس، شاپنگ کے رسیدی نوٹس اور کوچنگ سینٹر کے طالب علم اور اساتذہ کے بیانات، ہم یہ سارے ثبوت ڈھونڈ کر آج بھی سچ کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ طیبہ کبھی شراب کے قریب بھی نہیں گئی۔ آپ چاہیں تو اس کے ماضی کے دوستوں سے مل لیں۔ اس کا کوئی ایسا دوست نہیں جو اسے نشے میں دھکیلتا۔ اگر اس رات اس نے شراب پی تھی تو یقیناً کہیں سے خریدی ہوگی، مگر ایسا کوئی شخص سامنے نہیں آیا جس نے گواہی دی ہو کہ طیبہ نے اس رات اس سے شراب خریدی یا اس سے لے کر پی۔ اب مسئلہ صرف ثبوت حاصل کرنے کا ہے۔ آپ اپنے اثر و رسوخ سے مارٹ کے کیمروں کا ریکارڈ نکلوائیں، ٹائم لائن سیدھی کریں اور گواہوں سے دباؤ کھلوا کر سچ اگلوا لیں۔ اسی صورت میں اصل قصوروار کی گرفت ممکن ہے۔ اس بار انویسٹیگیشن ٹھنڈے دماغ اور ٹھوس ثبوت کے ساتھ کر لیں، ورنہ سچ ہمیشہ کے لیے چھپ کر رہ جائے گا۔ نہ آپ کی منگیتر کو انصاف ملے گا اور نہ طیبہ کو ان سب چیزوں سے رہائی۔ تاثیر نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی تھی کہ شاری خلیل کو اس بات پر قائل کر سکے کہ طیبہ کو پھنسایا گیا ہے، اور وہ ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور دوبارہ صحیح طرح ٹھنڈے دماغ سے ثبوتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، لوگوں سے سچ اگلوائے، وہ سچ جو ابھی تک پوشیدہ ہے۔ اسے یقین تھا کہ جب شاری خلیل جیسا پاورفل شخص ان گواہوں کے گلے دبائے گا جنہوں نے جھوٹی گواہیاں دی، تو اصل سچ از خود باہر نکل آئے گا، اور اس سچ کے ساتھ ساتھ وہ شخص بھی سامنے آئے گا جو اصل میں اس پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے، جس نے آمنہ کو مارنے کی کوشش کی اور طیبہ کو پھنسایا۔ تاثیر اپنی پوری بات کرنے کے بعد اب اس کے جواب کا منتظر تھا، مگر مقابل نے ایک لفظ نہ کہا، نہ مثبت نہ منفی، بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ بہت گہری سوچ میں معلوم ہو رہا تھا اور پھر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ بہت مفاہمانہ تھی۔ توقیر اس کی مسکراہٹ دیکھ الجھ بیٹھا تھا، جبکہ تاثیر کو محسوس ہوا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ آپ کچھ بولیں گے نہیں؟ ویسے فضول میں ٹوکے جا رہا تھا جن باتوں پر ٹوکنے کا کوئی تک بھی نہیں بنتا تھا، اور اب جب اصل میں بولنے کا وقت آیا تھا تو اس مغرور شخص کے منہ سے ایک لفظ نہیں پھوٹ رہا تھا۔ تاثیر نے تو جذبز ہونا ہی تھا۔ تم نے کہا اس نے خود تمہیں بتایا، کیا تم طلاق کے بعد بھی اس سے مل رہے ہو؟ اس نے چھوٹی آنکھیں کر گردن کو ہلکی سی آڑی کرتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ تاثیر کا گمان تھا کہ مقابل اب کوئی ثبوتوں کے متعلق بات کرے گا۔ وہ تیار بیٹھا تھا جواب دینے کے لیے، مگر جو سامنے سے سوال آیا وہ سن ساکت ہو گیا۔ وہ اس لمحے شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پھاڑ لے۔ آخر یہ شخص ان باتوں سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ جو اصل مقصود ہے باتوں کا، ان مفاہیم کو کیوں نہیں سمجھ رہا؟ وہ کیوں صرف طیبہ اور اس کے ریلیشن شپ کے گرد گھوم رہا ہے؟ اس کا ان چیزوں سے کیا مطلب بھلا؟ آپ میری بات پر ٹھنڈے دماغ سے ضرور غور کیجیے گا۔ آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ یہ سب کسی پلاننگ کے نتیجے میں ہوا ہے۔ شکریہ، چلتے ہیں اب ہم، اللہ حافظ۔ تاثیر جتنا اپنے غصے پر ضبط کر کے یہ جملے ادا کر سکتا تھا اس نے کیے، اور پھر فوراً کھڑا ہو گیا۔ توقیر بھی تیزی سے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا، اور وہ الوداع لے کر وہاں سے چل دیے۔ ان کے جاتے ہی شارق کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے۔ اب اس کا سفید چہرہ مکمل سرخ تھا،
और आंखों से अंगारे निकल रहे थे। अब अगला सीन, वो घर में दाखिल हुई तो अंधेरा छाया हुआ था, मगर उस अंधेरे में भी वो टेबल पर जलती हुई मोमबत्ती में उस शख्स को बैठा हुआ देख सकती थी। टेबल पर खाने सजे हुए थे, लेकिन उसकी निगाह खानों पर ना गई। उसने सिर्फ उस कुर्सी पे बैठे लड़के को देखा, जो उसे देखते ही मुस्कुराकर खड़ा हुआ था। इसकी नीली आंखें चमक रही थीं, और अगले ही पल वो आग बगोला होती उस तक पहुंची और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। मेरी मोहब्बत और भरोसे का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हें भाई मानती रही, और तुम मेरे जज्बात से खेलते रहे फाहद। उप सॉरी, फाहद नहीं, शारी खलील। यही नाम है ना तुम्हारा? जारी है। तो जी जनाब, ये थी आज की धमाकेदार एपिसोड। तो भाई शुरू से तो जो चलता आ रहा था, लाइक वो तो बहुत अच्छा था। पहले तैयबा और तासीर के सीन्स बहुत क्यूट थे, और फिर उसके बाद जो शारिक और तासीर का इनकाउंटर हुआ है, ओ माय गॉड! इतनी टेंशन थी उस सीन में कि जब जब शारिक उसकी तरफ देखता था, मुझे लगता था भाई अभी इसका गला पकड़ेगा, जिस तरह से वो कंट्रोल करके खुद पे बैठा हुआ था। खैर उसने उसका गला तो नहीं पकड़ा, लेकिन उसको अच्छी खासी बातें तो सुनाई। और वो पॉइंट इसका वाक़ई हिट किया था कि उसने अपने घरवालों को बचाने के लिए फिर उसको अपनी बीवी को तलाक दे दी। लेकिन फिर तासीर की जब हमने जस्टिफ़िकेशन सुनी, ऑब्वियसली वो भी बिल्कुल जस्टिफाइड थी। वो जानता तक नहीं था उसको, और अब वो सच्चे दिल से उसके लिए आया और कोशिश करे। फिर जो उसने अब भी उसने नहीं कहा, लाइक शारी के अगेंस्ट नहीं खड़ा हुआ, उससे वो मुफ़ाहमत वाले में अंदाज में बातें कर रहा था, तो वो भी सिर्फ तैयबा के लिए। और शारी की सुई वहीं पे आके अटक रही है कि वो उससे मिलती है, मतलब इन दोनों का अभी भी एक दूसरे से राब्ता हो रहा है, तो वो तो उसी बात पे आग बोला हुए जा रहा है, क्योंकि उसने तो सारा कुछ खुद ही किया था। तो ख़ैर देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी जो नेक्स्ट सीन आया, ये मुझे लगता है शारिक ख्वाब देख रहा है भाई। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि तैयबा को पता चल गया हो कि वो शारिक खलील है? उसने कौन-सा देखा था? या मेबी उसने पीछे जाके बातें सुन ली हों, या कुछ भी हो सकता है। तो ये लास्ट वाला तो बहुत ही कोई, मुझे लगा एक पॉइंट पे, मुझे लगा कि शायद शारिक ने मारा है थप्पड़ तैयबा को। तो मैं तो गुस्सा करने वाली थी उसपे, लेकिन ये तो बिल्कुल उलट हो गया कि तैयबा ने उसके थप्पड़ मारा है और उसको शारी खलील कह के बुला रही थी। मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो ये ख्वाब ही लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। आई होप सो कि सामने आ जाए सच, क्योंकि ऑब्वियसली अब बहुत टाइम हो गया, अब पता चल जाना चाहिए उसको कि शारी खलील अब फ़ाहद ही है। तो ख़ैर देखते हैं आप लोगों का क्या इस बारे में क्या राय है? क्या कहते हैं आप लोग कि ये ख्वाब होगा या सच था, या क्या लगता है आप लोगों को? ज़रूर अपने व्यूज़ दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।